नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इतिहास जानने के साधन या इतिहास जानने के स्रोत का पाठ लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो इतिहास जानने के स्रोत हैं, इसके अंतर्गत आपका आता है साहित्यिक साक्ष्य। तो पहला है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत क्या है? साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह दो प्रकार के हैं। कौन कौन? एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो अगला पॉइंट है पुरालेख शास्त्र। शिलालेख का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान कहलाता है क्या? शिलाशास्त्र। म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। अगला है धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। अगला पॉइंट है ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। अगला पॉइंट है वेद। तो वेद क्या है? यह भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृतद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। अगला पॉइंट है वेदों की संख्या 4 है। तो कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन वेदों को संहिता कहा जाता है। अगला है चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन जो वेद है वह है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1,028 सूक्त हैं। अगला पॉइंट है ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद का दूसरा एवं सातवां मंडल सर्वाधिक प्राचीन है तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं। वह 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं? शाकल, अश्वलायन, मांडूक्य, सांख्यायन एवं वास्कल। अगला पॉइंट है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यह पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यानी सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगला पॉइंट है याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार क्रमशः कौन कौन है? तो वह हैं अपरार्क, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर हैं। अगला है आपका लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो आपका पहला पॉइंट है वह है लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिससे भारतीय इतिहास जानने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इसके अंतर्गत अगला पॉइंट है कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। इनकी रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो पॉइंट है वह है ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। अगला पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी
कात्यायन का वार्तिका और गार्गी संहिता, पतंजल का महाभाष्य, विशाखा दत्त का मुद्राराक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वह आर्षे, अथर्ववेद, बैतान। अगला है गृह सूत्र। दूसरा है गृह सूत्र। तो गृह सूत्र यह गृहाश्रम से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख गृह सूत्र सांख्यायन, अश्वलायन, बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पारस्कर, गोभिल, खोदिर एवं कौशिक हैं। अगला है धर्मसूत्र। तो बड़ धर्म राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, वियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण। प्रमुख धर्मसूत्र वशिष्ठ, मानव, आपस्तंभ, बोधायन, गौतम। धर्मसूत्र से ही कालांतर में स्मृत ग्रंथों का विकास हुआ। अगला है सुलभ सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुलभ सूत्र का तात्पर्य है नापने की डोरी। इसमें यज्ञ वेदियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामितीय ज्ञान का परिचायक हैं। अगला है खड़ दर्शन। तो खड़ दर्शन यह उपनिषदों के दर्शन को भारती ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे खड़ दर्शन कहा गया है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित दार्शनिकता का वर्णन है। अगला है आपकी स्मृतियाँ। इतिहास जानने का जो एक साधन है वह है स्मृतियाँ। तो इसके अंतर्गत वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है मन स्मृत के भाष्यकार क्रमशः मेधातिथि, भारुच, कुल्लुक भट्ट तथा गोविंद राय हैं। शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे सही महाभारत की परिभाषा हम बता रहे हैं। महाभारत जो है यह शताब्दी के आसपास महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत या शतसहस्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। अब सूत्र क्या है? इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। तो पहला है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र क्या है? ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य रचित। तो इसमें पहला है श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र क्या है? वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण, उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान। ऋग्वेद के 2 श्रौत सूत्र कौन कौन? अश्वलायन, सांख्यायन, यजुर्वेद कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, मानव तथा खानन, सामवेद, लाटयान, ब्राह्मण है। अगला है आरण्यक। आरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई है। प्रमुख आरण्यक। तो जो प्रमुख आरण्यक हैं इसके अंतर्गत है ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी और छांदोग्य। अगला है वेदांग। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे। अगला है पुराण। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अगला पॉइंट है पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में की गई थी। अगला पॉइंट है रामायण। तो रामायण यह आदि काव्य है।
इसकी रचना दूसरी शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 हो गए। इसे चतुर्विश संहिता, सहस्री संहिता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएँ तथा 5987 मंत्र हैं। अगला पॉइंट है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अगला है उपनिषद। तो इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। अगला पॉइंट है उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। अगला पॉइंट उपनिषद, प्रमुख उपनिषद कौन कौन है? तो इसमें ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडूक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी एवं मैत्रायणी उपनिषद आते हैं। अगला है प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। यह आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला है सामवेद। तो वेदों को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। यह मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ, इसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अगला पॉइंट है इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जिनमें पहला है जैमिनी, राणानी तथा कौथुम। अगला है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों ही रूपों में लिखा गया है। अगला पॉइंट है इस वेद के 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी। अगला पॉइंट है यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। अगला पॉइंट है शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माध्यान्ह तथा कांडो हैं। अगला पॉइंट है शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता। अगला पॉइंट है गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथा इसमें भारत में होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्धचरित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, वाक्यपथ का गौड़वोह, बिल्हड़ का विक्रमांको देवचरित्र, पद्मगुप्त का नवशशांक चरित्र, जयानकृत पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अगला है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके विवरण से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। पहला पॉइंट है जैसे विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, दूसरा चीनी यात्रियों के वृत्तांत तथा अरब यात्रियों के वृत्तांत। तो इसमें पहला है यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण। तो इसके अंतर्गत कुछ अभिलेख हैं, जैसे नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख में ये गौतमी बलश्री यानी 7 वाहनों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। अगला जो अभिलेख है वह है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो इसमें समुद्रगुप्त एवं इनकी दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो अभिलेख है वह है ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला है मंदसौर अभिलेख। तो इसमें मालवा नरेश यशोवर्मन का उल्लेख है। अगला है ग्वालियर अभिलेख। तो इसमें प्रतिहार नरेश भोज का उल्लेख किया गया है। अगला है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख।
तो इसमें स्कंदगुप्त यानी हिवड़ों पर विजय का विवरण है। अगला देवपाड़ा अभिलेख, इसमें बंगाल शासक विजयसेन का उल्लेख है। अगला है बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, तो इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। अगला है बालाघाट कार्ले अभिलेख, तो इसमें सातवाहनों की उपलब्धियों का उल्लेख है। अगला है अयोध्या अभिलेख, तो इसमें शुंगों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अगला पॉइंट, सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हिती नरेश सापिल्युमा तथा मितन्नी नरेश मतिवाजा के बीच संधि का उल्लेख है। अब अगला है बोगजकोई अभिलेख, तो यह एशिया माइनर लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य के नाम मिलते हैं। प्रमुख महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, तो पहला है हाथीगुम्फा अभिलेख, तो इसमें कलिंग राजा खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में है, गिरनार। इसमें रुद्रदामन, जिसने सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है महमूद गजनवी के साथ भारत आया, यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। अगला इब्न खुर्दाव, तो इसने 9वीं सदी के ग्रंथ किताबुल मसालिक बल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है। अगला यात्री है अल-मसूदी, तो इसने अपने ग्रंथ मुर्रज जहब में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। अगला यात्री है सुलेमान, तो इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है मीर मोहम्मद मासूम के तारीख हिंद से सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी मिलती है। अगला है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, तो पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। पहला क्या है अभिलेख, दूसरा मुद्रा एवं तीसरा स्मारक। तो पहले देखते हैं अभिलेख। तो अभिलेख क्या है? अभिलेख यह पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ह्वेनसांग, अगला पॉइंट है ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। अगला है ह्वेनसांग की जीवनी हुइली ने लिखी थी, यह ह्वेनसांग का मित्र था। अगला है इत्सिंग, तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। अब कुछ अरब यात्रियों के वृत्तांत हैं। तो इसमें अरबी लेखकों में अलबर्नी, अल-बिलादरी, सुलेमान अल-मसूदी, हसन निजामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक की कृतियों से भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला है अलबर्नी, तो इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबर्नी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी खीवा में हुआ था। अब भारतीय इतिहास के स्रोत, तो चीनी यात्री के वृत्तांत हैं। इसमें पहला पॉइंट है चीनी यात्री फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। अगला है फाहियान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। अगला है सुंगयुन, तो यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की।
अगला यात्री ह्वेनसांग है, तो इसे इवा नाचांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह 16 वर्षों तक भारत में रहा। अब कुछ अभिलेख हैं, जैसे भारोत प्रकार अभिलेख, तो यह शुंग नरेश शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित माना जाता है। अगला है एरण अभिलेख, तो यह भानुगुप्त का है। अगला पॉइंट है भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर यानी विदिशा गर्ण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सवगौरा अभिलेख है, जो कि गोरखपुर में है। अगला है सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ से प्राप्त होती है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से थे, इसका वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।